नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द और उनके प्रयोगकर्ताओं के बारे में। तो आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट, यूपी टेट, एचपी टेट, राजस्थान की रीट भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा या फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की, एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को जरूर देखना और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में पूरी साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं केवल 15 मिनट में आपको समझाने वाला हूं। तो आज के इस 15 मिनट शो में विद्यार्थियों हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी के प्रमुख शब्द और उनके प्रयोगकर्ता। और ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब कुछ दिया हुआ है विद्यार्थियों इस शानदार किताब में, जिसका नाम है राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की साइकोलॉजी की किताब। ये किताब मैंने बेहद अपने अनुभव के साथ बनाई है, जो मात्र 180 रुपए के नाम शुल्क में आपको मिल जाएगी आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। तो इसको खरीदना नहीं भूले। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है आज के सेशन में, हम बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों आज के सेशन में हम देखते हैं कि आज का हमारा शब्द क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द यानी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड देयर यूजर्स यानी उनके प्रयोगकर्ता। पहला विद्यार्थियों शब्द आ रहा है अधिगम की अक्षमता, अधिगम की निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसी को कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग विद्यार्थियों किया था सैमुअल किर्क ने इन द ईयर 1963। तो ये याद रखेंगे विद्यार्थियों, अधिगम अक्षमता एक शब्द है जो कि तंत्रिका तंत्र में होने वाले विकार को दर्शाता है। आनुवंशिकी तौर पर इससे कई सारी बीमारियां होती है और ये एक समूह को दर्शाता है जिसमें आपने कई सारे नाम इसमें पढ़ रखे होंगे। जिसमें हम बात करें तो आपने नाम पढ़ रखा होगा विद्यार्थियों डिसलेक्सिया, इसके अलावा विद्यार्थियों आप याद रखें डिस्प्रैक्सिया, इसके अलावा आपने पढ़ रखा होगा विद्यार्थियों डिसग्रेसिया, है ना, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सभी जो शब्द हैं विद्यार्थियों ये याद रखेंगे। इसके अलावा डिस्ग्राफिया, ये सब के शब्द क्या है विद्यार्थियों, हमने कहा सर सबसे ज्यादा याद रखना उपयोग में लिए जाने वाले शब्द हैं और ये कहीं ना कहीं कई प्रकार के अधिगम अक्षमताओं को, लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाते हैं, जहां बच्चा सही से सीख नहीं पाता, अर्थात सीखने में अपनी डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अक्षमता, निर्योग्यता को दर्शाता है। ये शब्द विद्यार्थी याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटी का उपयोग किया था सैमुअल किर्क ने इन द ईयर 1963। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अगला शब्द विद्यार्थियों डिसलेक्सिया, याद रहे डिसलेक्सिया भी जो अभी हमने पढ़ा था ये स्वयं अपने आप में क्या है, एक प्रकार की, हमने कहा सर ये भी एक प्रकार की अधिगम की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता ही है ना, अधिगम की अक्षमता ही मानी जाती है जिसमें बच्चा सही से क्या नहीं कर पाता है। तो हमने कहा सर डिसलेक्सिया बीमारी का नाम है। इस शब्द का उपयोग किया था रुडोल्फ बर्लिन ने इन द ईयर 1887। याद रहे रुडोल्फ बर्लिन ने इस शब्द का उपयोग किया था 1887 में डिसलेक्सिया का। और डिसलेक्सिया जो है इसी को कहा जाता है विद्यार्थियों रीडिंग ब्लाइंडनेस। क्या कहा जाता है, रीडिंग ब्लाइंडनेस। और कई सारी शिक्षक भर्तियों में देखा गया है कि इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं रीडिंग ब्लाइंडनेस से। याद रखना विद्यार्थियों, रीडिंग ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम कहते हैं पठन अंधता। सो व्हाट डज इट मीन, पठन अंधता मतलब बच्चा पढ़ने में अयोग्यता दर्शाता है। किसमें, पढ़ने में अक्षमता या अयोग्यता का प्रदर्शन करता है, डिसेबिलिटी को दर्शाता है डिसलेक्सिया। आपने जो कुछ बच्चे के सामने लिखा है बच्चा उसको सही नहीं पढ़ पाएगा। आपने लिखा है बेटा आप और बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, बच्चा इसको पढ़ेगा आप। आपको क्या पढ़ता है, आप पढ़ता है। फिर इसके अलावा विद्यार्थियों देखो हमने पढ़ा, अगर विद्यार्थियों आप लिखा है, आपने लिखा है स्कूल, स्कूल को बच्चा क्या पढ़ता है, स्कूल को पढ़ता है संकुल। क्या पढ़ता है, संकुल, है ना। इसके अलावा ऐसे कई सारे शब्द हैं तमाम, आपका आप है, स्कूल का संकुल है ना। तो ये शब्द क्या है, ये बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है तो ये बीमारी कहलाती है विद्यार्थियों पढ़ पाने में अक्षमता, डिसलेक्सिया कहलाती है, जिसका उपयोग रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला शब्द है हैबिट। हैबिट जो याद रखेंगे विद्यार्थियों आदत कहलाता है। इस पर सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से विचार करने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को 1890 में। और 1890 में याद करें विलियम जेम्स ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये किताब का नाम भी आप याद रखेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कई बार पूछी गई ये एक किताब है। हिंदी में कई लोग इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, लेकिन आप अंग्रेजी में ही याद रखें क्योंकि विलियम जेम्स को हिंदी नहीं आती थी। याद रहे ये जो हैबिट है विद्यार्थियों, हैबिट जो होती है आदत, ये आदत क्या है, तो आदत हमारे आदत जो है इस शब्द की उत्पत्ति विद्यार्थियों हैबिटस शब्द से मानी जाती है। हैबिटस याद रहे हैबिटस शब्द से मानी जाती है और ये हमारे व्यवहार करने के नियमित ढंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हमारे व्यवहार करने के नियमित ढंग को दर्शाता है। और आदतें भी कई प्रकार की होती है, मूल रूप से देखा जाए तो 9 प्रकार है, लेकिन ऐसे हम कह सकते हैं स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। और याद रखेंगे जब विद्यार्थियों आदत क्या हो जाती है, हमने कहा सर जब आदतें स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, आदतें ही शील गुण बन जाती है। और इस शब्द की उत्पत्ति याद रखना हैबिटस शब्द से मानी जाती है, लैटिन भाषा के। और ये जो शब्द है विद्यार्थियों आदत पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विचार करने का श्रेय गया है विलियम जेम्स को 1890 में अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, अगला है ऑटिज्म। ऑटिज्म विद्यार्थियों 1908 में मनोचिकित्सक थे जिनका नाम था यूजेन ब्लाउजर,
यूजेन ब्लेवलर, इन्होंने इसका उपयोग किया था 1908 में ऑटिज्म का। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म याद रहे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार की स्वलीनता है। जी हां दोस्तों, बच्चा अपने आप में मगन रहना या अपने आप से बातें करना ही पसंद करता है। अब कहीं ना कहीं वो उसका व्यवहार जो है वो कैसा होने लगता है? अंतर्मुखी व्यवहार होने लगता है, अंतर्मुखता उसके अंदर आने लगती है और बच्चा अकेलापन जो है विद्यार्थियों उसका शिकार होने लगता है। ज्यादा वो बोलना चालना पसंद नहीं करता है, अकेलापन उसमें आ जाता है, शांत स्वभाव का वो होने लग जाता है, एकांत प्रिय वो होने लग जाता है। ये जो उसमें विद्यार्थियों कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है, ये उसकी डिसेबिलिटी का नाम है ऑटिज्म, जिसमें व्यक्ति स्वलीनता को दर्शाता है, केवल अपने आप में रहना पसंद करता है, ज्यादा सोसाइटी के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, अजनबी लोगों के सामने शर्मा जाता है। ये व्यवहार क्या कहलाता है? ऑटिज्म कहलाता है। उपयोग किया था यूजेन ब्लेवलर ने 1908 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल से पहले, अगला हमारा टॉपिक जो है उससे पहले प्यारे विद्यार्थी, यदि आप 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने तैयार की अपनी शानदार किताब, याद रहे तृतीय श्रेणी मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। यह मैनेजमेंट की शानदार किताब है। इसमें न केवल शैक्षिक परिदृश्य, एसएमसी, एसडीएमसी, शिक्षण अधिगम के नवाचार, आरटी 2009, आरटी 2011 और साथ में विद्यार्थियों एनईपी 2020 भी दिया हुआ है। तो ये किताब मात्र 100 रुपए के नामांकित शुल्क में आपके घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से। तो आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है शब्द। अगला विद्यार्थी याद रखेंगे संवेगात्मक बुद्धि, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। याद रहे विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप विद्यार्थियों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बार बार पूछा जाने वाला शब्द है संवेगात्मक बुद्धि। इस शब्द की बात करें तो विद्यार्थियों ये देने का श्रेय गया था सैलोवी एवं मेयर को, जिसका नाम है पीटर मेयर एवं माफ करना जॉन मेयर एवं पीटर सैलोवी ने, और यह शब्द पहली बार उपयोग लिया गया था इन द ईयर 1990। लेकिन याद रहे संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है, इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है, सिद्धांत देने का श्रेय, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय जाता है एक दूसरे व्यक्ति को, और ये जो दूसरा व्यक्ति है विद्यार्थी याद रहे इसका नाम है, जी हां दोस्तों, डैनियल गोलमैन। क्या नाम है? डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन ने 1994 में इस शब्द का उपयोग किया था। काम की बात यह है विद्यार्थियों कि डैनियल गोलमैन को ही संवेगात्मक बुद्धि का जनक भी माना जाता है। सो एक व्यक्ति थे, एक याद रखेंगे विद्यार्थियों, जिनका नाम है डैना जोहर। जी हां दोस्तों, दाना जोहर भी इन्हीं को कहा जाता है, डैना जोहर भी। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति में सबसे कॉमन चीज क्या हो सकती है? आईक्यू। लेकिन आईक्यू से भी बड़ा जो होता है वो होता है ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, और उससे भी बड़ा जो होता है वो एसक्यू यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये छोटे से शब्द में हमने समझा ईक्यू इज ग्रेटर देन आईक्यू। जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो आदमी के अंदर याद रखना ईक्यू होना ज्यादा जरूरी है रादर देन आईक्यू। लेकिन अगर करियर में सफलता चाहिए तो आईक्यू होना ज्यादा जरूरी है ईक्यू से। अगली बात करें माफ कीजिएगा, प्रक्षेपण विधि। जी हां दोस्तों, प्रक्षेपण विधि जो है, प्रक्षेपण विधि क्या है? तो याद रखना प्रक्षेपण जो शब्द है ना, ये प्रक्षेपण शब्द इंपॉर्टेंट है, और प्रक्षेपण शब्द देने का श्रेय जाता है सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छाओं, अपनी भावनाओं, इनको बाहर निकालने के लिए प्रयोग करता है, और अपनी अंदरूनी इच्छाओं को किसी सामने वाले व्यक्ति, किसी सामने वाले व्यवहार, किसी सामने वाली घटना पर फेंकने लगता है, आरोपित करने लगता है। यही शब्द कौन सा है? प्रक्षेपण। और इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था, हाँ जी दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने। अब काम की बात यह है विद्यार्थियों कि प्रक्षेपण शब्द जो है इसका सीधा सीधा संबंध याद रखेंगे। प्रक्षेपण शब्द का संबंध जो है वो हमारे अचेतन मन से होता है, और ये अचेतन मन को जानने के लिए विद्यार्थियों जो विधियां अपनाई जाती है उसको कहते हैं प्रक्षेपी विधियां। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। प्रक्षेपी विधियां वो हैं जिनमें स्पष्ट उद्दीपक नहीं होता है, जिसमें उद्दीपक हमेशा अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट उद्दीपक होने के साथ साथ विद्यार्थियों इसमें जो अनुक्रिया है वो करने की पूर्ण रूप से क्या दी जाती है? इसमें व्यक्ति को अपनी अनुक्रिया करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है, और व्यक्ति अपनी कहानियों के द्वारा कुछ कार्ड्स को देखते हुए अपनी अनुक्रिया यानी अपनी कहानी बनाता है, जिससे उसके अचेतन मन की भावनाएं बाहर आ जाती है। तो ये याद रखेंगे प्रक्षेपण शब्द का उपयोग सबसे पहले 1896 में किसने किया था? हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड ने, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद का जनक। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखेंगे मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो हमने कहा सर मनोविश्लेषणवाद का जनक है सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है। अगला विद्यार्थियों रुचियों का मापन। रुचि मापन जो है विद्यार्थियों, विश्व में पहली बार प्रथम रुचि मापन का निर्माण जो है ये अमेरिका के द्वारा किया गया था, और अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा 1919 में रुचि शब्द का उपयोग किया गया था। तो याद रखेंगे इंटरेस्ट जो है विद्यार्थियों, ये शब्द भी इंटरेस्ट अंग्रेजी में जो है विद्यार्थी, इसी को हम हिंदी में रुचि कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है इंटरेसे से। जी हाँ दोस्तों, इंटरेसे से, और ये जो इंटरेसे है ये रुचि
मापन के लिए विद्यार्थियों याद रखना कि रुचियों का मापन जीएटीबी, डीएटी परीक्षण, कई प्रकार के परीक्षण इसमें आते हैं। अब रुचि का जो मापन है विद्यार्थियों ये करने के लिए कार्नेगी इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया था 1919 में, और पहली बार रुचि का मापन किया गया था। अब अगला देखो क्या है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का जो मापन है विद्यार्थियों, ये सर्वप्रथम अभिवृत्ति का मापन ये किया था थर्स्टन ने, और ये करने का श्रेय जाता है विद्यार्थियों 1927 में। याद रहे अभिवृत्ति एक प्रकार का नजरिया है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड शब्द जो है विद्यार्थियों, एटीट्यूड अभिवृत्ति, इसका मापन विद्यार्थियों सबसे पहले किया था एच एल थर्स्टन, जिन्होंने 1927 में इस शब्द का उपयोग किया था। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों तो अगला है आत्मसंप्रत्यय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, और ये देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को इन द ईयर 1890। जो याद करें मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले ही बताया था विद्यार्थियों, इन्हीं को हम कहते हैं विद्यार्थी याद रखना, इनकी एक किताब की है जो अभी आपको बताई हुई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जी हां दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो हमने कहा सर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके, याद रहेगा विद्यार्थियों, वो है आपके विलियम जेम्स, जिन्होंने आत्मसंप्रत्यय भी दिया था। आगे बात करते हैं, अगला है संकल्पना मानचित्रण। जी हां दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। याद रहे ये मेंटल मैपिंग भी है, कंसेप्ट मैपिंग भी है। ये शब्द देने का श्रेय जाता है विद्यार्थियों एक व्यक्ति को जिसका नाम है जोसेफ डी नोवाक। राजस्थान की कई भर्ती परीक्षाओं में, कई पात्रता परीक्षाओं में पूछा जा चुका सवाल है कि संकल्पना मानचित्रण किसने दिया था? याद रखेंगे जोसेफ डी नोवाक ने इन द ईयर 1970 1970 में दिया था। क्या होता है संकल्पना मानचित्रण? इसके बारे में अगर हम बात करें विद्यार्थियों, आदमी छोटे छोटे संप्रतियों के आधार पर अपने मेंटल मैपिंग करने लगता है, इसी को हम कहते हैं विद्यार्थियों संकल्पना मानचित्रण। अब जैसे ये क्या होता है संकल्पना मानचित्रण, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि संकल्पना मानचित्रण यानी कंसेप्ट मैपिंग कहते किसको है। तो हमने कहा सर यहां पर ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोसेफ डी नोवाक, इन्होंने कहा देखो अधिगम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये केवल एक एग्जाम्पल है, याद रहे एक व्यक्ति थे डेविड आसुबेल। कौन से विद्यार्थियों? डेविड आसुबेल। और डेविड आसुबेल ने क्या कहा? अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। कितने विद्यार्थियों? अधिगम के 4 प्रकार होते हैं, और उन्होंने पहला बताया था अभिग्रहित सीखना, रिसेप्टिव लर्निंग। फिर बताया था विद्यार्थियों उन्होंने जिसको हम कहते हैं अन्वेषण सीखना, हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। फिर आज इन्होंने बताया था विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं रोट लर्निंग यानी स्मृति, या फिर हम कहते हैं कि रटंत सीखना, रटन सीखना। रोट लर्निंग के बाद सबसे अंत में बताया था इन्होंने अर्थपूर्ण सीखना। अब ध्यान रहे विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 4 प्रकार कौन से बताए, तो जब आप इसको पढ़ के मेरा जवाब भी दोगे तो आप पहला यही बोलोगे अभिग्रहित, जबकि मैंने नहीं कहा आपको कि पहला अभिग्रहित ही याद रखना है। आप कह सकते हो अर्थपूर्ण भी, लेकिन आपके दिमाग में इस डायग्राम से क्या हो चुकी है? मेंटल मैपिंग हो चुकी है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। तो कंसेप्ट मैपिंग में इंसान अपने दिमाग में कुछ छवियां बनाने लगता है, यही कंसेप्ट मैपिंग है जो जोसेफ डी नोवाक ने बताया इन द ईयर 1970। अगली बात करें तो अगला है विद्यार्थियों नार्सिज्म, जिसको स्वप्रेम स्वमोह भी कहते हैं। और ओडिपस इलेक्ट्रा, ये जो विद्यार्थियों ग्रंथियां हैं, काम प्रवृत्ति है, लिबिडो, इसके बारे में बताने का श्रेय जाता है विद्यार्थी याद रखेंगे सिगमंड फ्राइड को, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, और इन्होंने कई प्रकार के शब्द दिए थे जैसे लिबिडो है। और लिबिडो याद रखना विद्यार्थी क्या होता है, तो हमने कहा सर लिबिडो का मतलब होता है शेषावस्था की कामुकता, द फीलिंग ऑफ सेक्स इन इन्फेंट स्टेज। ये जो है शेषावस्था की कामुकता, इसी को कहा जाता है विद्यार्थी याद रखेंगे हमारा लिबिडो। इसके अलावा विद्यार्थियों एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है ओडिपस, और ओडिपस जो है विद्यार्थियों ये पाई जाती है बालकों में, और इसी कारण से बालक जो है वो अपनी माता से प्रेम करने लगता है, इसलिए इसको मातृ प्रेम की ग्रंथि एवं पितृ घृणा की ग्रंथि भी कहते हैं। मातृ प्रेम एवं पितृ घृणा की ग्रंथि भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों तो दूसरा शब्द इन्होंने बताया था इलेक्ट्रा, और इलेक्ट्रा जो है विद्यार्थी याद रखेंगे इलेक्ट्रा अंग्रेजी का शब्द है, और ये पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि याद रखेंगे बालिकाओं में, और ये बालिकाओं में जो पाई जाती है जिसके कारण बालिकाएं अपने पिता से प्रेम करने लगती है, पितृ प्रेम की ग्रंथि है। और इसके अलावा विद्यार्थियों इसे ही मातृ प्रेम की ग्रंथि भी माना जाता है। मातृ प्रेम की माफ करना, मातृ घृणा की ग्रंथि भी इसी को माना जाता है। माता से घृणा लेकिन पिता से प्रेम। तो ओडिपस इलेक्ट्रा बालक और बालिका में पाई जाती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे विद्यार्थियों इन्होंने बताया था स्वप्रेम, स्वप्रेम इसी को याद रखना हम स्वमोह भी कहते हैं, स्वमोह भी इसी का नाम है। स्वमोह स्वप्रेम अंग्रेजी में कहा जाता है नार्सिज्म, जिसमें व्यक्ति अपने आप से प्यार करने लगता है। नार्सिज्म की सबसे ज्यादा भावना पाई जाती है शेषावस्था में, और यही भावना पुनः हमारी किशोरावस्था में भी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी शुरुआत शेषावस्था से होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, अगला है रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर, हीनता, हीनता की ग्रंथि, श्रेष्ठता की ग्रंथि, प्रेरणा की शक्ति, ये बताने का श्रेय जाता है अल्फ्रेड एडलर को। इन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर हीन भावना की मनोग्रंथि होती है। याद रखना ये श्रेष्ठता की ग्रंथि, हीनता की ग्रंथि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये ग्रंथियां नहीं बल्कि मनोग्रंथि होती है। इट मीन्स दे आर वी कैन से साइकोलॉजिकल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड से? साइकोलॉजिकल ग्लैंड से। और हर वो चीज जो साइकोलॉजिकल होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती जरूर है। तो इन्होंने कहा कि जब इंसान के अंदर हीन भावना आती है तो
इसके कारण दो काम होते हैं, या तो व्यक्ति किसी चीज के उत्कर्ष को प्राप्त करता है या फिर अपकर्ष को प्राप्त करता है, या तो वो सक्सेस हो जाता है या किसी अपनी गुलामी सहन करके किसी और के सपने पूरे करने लगता है। किसके कारण? उस हीन भावना की मनोग्रंथि के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। बताने का श्रेय जाता है, याद रखेंगे, अल्फ्रेड एडलर को, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं? हमने कहा सर इन्हीं को हम कहते हैं वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक। जी हां दोस्तों, याद रखेंगे, वैयक्तिक मनोविज्ञान का जो जनक है यह भी किसको माना जाता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अल्फ्रेड एडलर को। फिर आगे बढ़े तो अगला शब्द है विद्यार्थियों दमन। दमन यानी रिप्रेशन। मानसिक स्वास्थ्य की इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग भी सबसे पहले विद्यार्थियों सिगमंड फ्राइड ने किया था और कहा था कि व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अर्थात कैसी इच्छाएं हैं, इन्होंने कहा कि जो इच्छाएं अपनी अतृप्त है या फिर अपूर्ण है, उन इच्छाओं को क्या करता है? अतृप्त या अपूर्ण इच्छाओं को बलपूर्वक बुलाने की कोशिश करता है। तो ये बलपूर्वक बुलाने की जो कोशिश है विद्यार्थियों, यही क्या कहलाती है? बलपूर्वक बुलाने की कोशिश, याद रखना, ये कहलाती है दमन, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक बुलाने लगता है। सिगमंड फ्राइड ने ही ये शब्द बताया था। और जो कुछ आप बुलाओगे वो कहां स्टोर हो जाएगा? जाकर के अचेतन मन में, और यही अचेतन मन कहलाता है विद्यार्थियों, याद रखेंगे, दबित इच्छाओं का भंडार। ठीक, अगला शब्द देखो कौन सा है। अगले शब्द से पहले प्यारे विद्यार्थी, यदि आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और आईसीटी भी पढ़ना चाहते हैं साथ में, और अगर आप थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 180 रुपए के नामा शुल्क में आपके लिए किताब उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर्स पर। तो जल्दी से जाए, अपनी साइकोलॉजी पर पकड़ और मजबूत बनाए आपकी शानदार किताब के साथ, जो मैंने खुद ने लिखी है विद्यार्थियों। तो मात्र 180 रुपए में आईसीटी और साइकोलॉजी दोनों थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं क्या कहता है अगला आपका टॉपिक। अगला है विद्यार्थियों अंतर्दृष्टि। इनसाइट जो है ये शब्द दिया था जर्मन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है कोहलर। कोहलर ने इस शब्द का उपयोग किया था और कहा कि व्यक्ति के अंदर अचानक से क्या उत्पन्न होती है? सूझ उत्पन्न होती है। और ये सूझ कहां उत्पन्न होती है? अंदर उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको देखने के लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? इन्होंने कहा सर अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है। यही अंतर्दृष्टि सूझ जो है विद्यार्थियों कोहलर ने बताया था, और कोहलर ने इसके लिए प्रयोग भी किए थे और अपना सिद्धांत भी दिया था, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जिसको हम याद रखना विद्यार्थियों गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। कोहलर, कॉफका, वर्दीमार तीनों के द्वारा सुल्तान नामक विद्यार्थियों, हमने कहा सुल्तान नामक जो हमारा चिंपैंजी था उसके ऊपर प्रयोग किया गया था, मूल रूप से कोहलर और इनके सहयोगी कॉफका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या विद्यार्थियों, अगला है सूक्ष्म शिक्षण। जी हां दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें विद्यार्थियों, इसका नाम है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण जो है विद्यार्थियों माइक्रो टीचिंग, इसका भारत में, याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हूं विद्यार्थियों, DLN इसका प्रतिपादक है इस विधि का, लेकिन भारत में इस शब्द का उपयोग सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम है DD तिवारी। DD तिवारी के द्वारा इन द ईयर 1967 इस शब्द का उपयोग किया गया था सूक्ष्म शिक्षण का। याद रहे, DD तिवारी 1967 में, है ना। अगला देखो क्या है, अगला है शब्द साचर्य विधि। देने का श्रेय जाता है फ्रांसिस गाल्टन को इन द ईयर 1879। इन्होंने शब्दों के साथ साचर्य स्थापित करने की बात कही थी और इसके लिए इन्होंने 75 शब्दों की सूची भी बनाई थी। और 75 शब्दों की जो सूची थी विद्यार्थियों, इसमें समय के साथ कर दिया गया था संशोधन, और संशोधन करके विद्यार्थियों याद रहे इस सूची को बढ़ाकर कितना कर दिया था? इस सूची को बढ़ाकर विद्यार्थियों 100 शब्दों की सूची के रूप में निर्माण कर दिया गया था। पहले ये सूची विद्यार्थियों याद रहे केवल 75 शब्दों की थी और ये सूची को 100 शब्दों में करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर यंग को। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो मनोविज्ञान जो है, ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति विद्यार्थियों याद रखना ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोल्की ने बताई है। आपके याद रखना किसमें? हमने कहा सर 1590 में अपनी एक किताब है और इनकी किताब का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किताब का नाम है विद्यार्थियों साइकोलॉजिया। ये साइकोलॉजिया किताब इन्होंने लिखी थी इन द ईयर 1590, जिसको हम कह सकते हैं 16वीं सदी में इन्होंने किताब लिखी थी। और इस किताब में इन्होंने पहली बार, याद रखना विद्यार्थियों, आत्मा के अध्ययन को लिखित रूप में बताया था। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा का जो अध्ययन है उसकी शुरुआत जो है विद्यार्थियों आत्मा का अध्ययन के रूप में, आत्मा के अध्ययन के रूप में पहली बार मानी जाती है 16वीं सदी में, ऑथेंटिक रूप से पहली बार मानी जाती है। अब दो बातें और इसमें काम की जो आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है विद्यार्थियों साइकोलॉजी का जनक कौन है? तो हम कहेंगे सर साइकोलॉजी का जनक अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है सर साइकोलॉजी का जनक तो है अरस्तु। कौन है विद्यार्थियों? अरस्तु। लेकिन आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी जो शब्द है विद्यार्थियों, ये साइकोलॉजी शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? तो हम कहेंगे सर साइकोलॉजी शब्द का उपयोगकर्ता माना जाता है। शब्द का उपयोग सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है रुडोल्फ गोल्की है, जिन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजिया में इस शब्द का उपयोग किया था। तो साइकोलॉजी शब्द का
जनक कौन हुआ? रुडोल्फ गोल्की। और साइकोलॉजी का जनक हुआ अरस्तु। बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, अहा अनुभव। ये शब्द उपयोग किया था कोहलर ने। कोहलर याद करो विद्यार्थियों, जिन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी दी थी। और गेस्टाल्ट जो कि विद्यार्थी याद रखना जर्मन भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विद्यार्थियों टू कंप्लीट, टू होल, यानी कि संपूर्णाकार, या इसी को हम कह सकते हैं समग्राकार। संपूर्णाकार या समग्राकार विद्यार्थियों इसी सिद्धांत को कहा जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी को, जिसमें इन्होंने सुल्तान पर प्रयोग किए थे। और सुल्तान पर प्रयोग के द्वारा इन्होंने बताया कि कैसे इंसान में सूझ उत्पन्न होती है जब वो अपने अंदर झांकता है, वो जब वो पूरी की पूरी समस्या को अपने पूर्ण आकार में देखता है। इसी को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। और इसके द्वारा जब उसको केले प्राप्त हुए सुल्तान को, तो जो अनुभव उसको मिले वो है अहा अनुभव, यानी सूझ भी विद्यार्थियों कहीं ना कहीं अनुभव पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कहता है। अगला है विद्यार्थियों अधिगम का वक्र। अधिगम वक्र देने का श्रेय जाता है विद्यार्थियों हरमन एबिंगहास को इन द ईयर 1895। याद रखेंगे अधिगम के जो कर्व हैं विद्यार्थियों, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सरल रेखीय। सरल रेखीय के बाद आ जाता है विद्यार्थियों एक पॉजिटिव कर्व, जिसको हम कहते हैं दूसरा धनात्मक वक्र। फिर आ जाता है विद्यार्थियों तीसरा, जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र। और विद्यार्थियों फिर आ जाता है सबसे अंत में चौथा, जिसको हम एस शेप्ड भी कहते हैं, या इसी को हम सर्पिलाकार भी कह देते हैं, मिक्स्ड कर्व भी कह देते हैं, मिश्रित भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी का नाम है एस शेप्ड कर्व। तो ये 4 प्रकार के कर्व हैं, जिसमें अधिगम वक्र बताने का श्रेय जाता है हरमन एबिंगहास को इन द ईयर 1895। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों, तो स्कैफोल्डिंग, मचान, ढांचा या पाड़ का जो है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग जे.एस. ब्रूनर ने किया था, जयराम एस. ब्रूनर ने किया था। लेकिन इस शब्द को सिद्धांत में प्रयोग करने का श्रेय जाता है वाइगोस्की को। तो 2 बातें याद रखेंगे विद्यार्थियों, पाड़, मचान, ढांचा, आलंबन भी इसी को कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग शब्द का उपयोग जयराम ब्रूनर ने किया, लेकिन इसका विद्यार्थियों सिद्धांत में उपयोग लेव वाइगोस्की ने किया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत। अगला है विद्यार्थियों जीवन क्षेत्र, लाइफ स्पेस। इसका शब्द का उपयोग किया था विद्यार्थियों याद रहे कुर्तलेविन ने। और कुर्तलेविन ने एक और शब्द दिया था जिसका नाम है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी याद रखना विद्यार्थियों हिंदी में कहलाता है तलरूप। ये विद्यार्थियों लिया गया है गणित से, गणित शब्द का है। और गणित में इसका उपयोग विद्यार्थियों दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग भी कुर्तलेविन ने अपने जीवन दायरे के अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत में तलरूप के सिद्धांत में किया था। फिर बात करें तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो दिया था, ये दिया था आपके हिपोक्रेट्स ने, जिन्होंने 4 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो विद्यार्थी याद करें। पहला इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं सैंगोइन। दूसरा इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं कॉलेरिक। तीसरा इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं मेलनकॉलिक। और मेलनकॉलिक के बाद अंतिम इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों याद रहे फ्लैग्मेटिक। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताए थे, जिसको हमारा व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण भी माना जाता है। और ये देने का श्रेय जाता है यूनानी चिकित्सक जिनका नाम है हिपोक्रेट्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला याद रहे डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने इसका उपयोग सबसे पहले 1950 के दशक में पहली बार अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी डाइवर्जेंट थिंकिंग की। इसी को याद रखना विद्यार्थियों आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी माना जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसी को कहते हैं। याद रहे यही थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग भी कहलाती है, यानी सृजनात्मक चिंतन भी यही कहलाता है। और इस शब्द का उपयोग इन्होंने अपने सिद्धांत में किया था, जिसका नाम है बुद्धि का, याद रहे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। जी हां दोस्तों, इसी त्रिआयामी बुद्धि को त्रिविमीय या इसी को याद रखना विद्यार्थियों 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी माना जाता है। तो ये हो गए विद्यार्थियों प्रमुख शब्द, जिसके बारे में छोटी छोटी हमने जानकारी हासिल की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं विद्यार्थियों। शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द और उपयोगकर्ता कौन। अधिगम अक्षमता की बात करें, अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, सैमुअल कर्क इन द ईयर 1963। डिस्लेक्सिया शब्द जो है विद्यार्थियों रुडोल्फ बर्लिन ने उपयोग किया था 1887 में। फिर बात करें तो आदत, हैबिटस याद करो। हैबिट शब्द जो है विद्यार्थियों इसका सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से करने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। याद रहे रुचि शब्द भी इन्होंने ही दिया था और आदत शब्द भी इन्होंने दिया था, विलियम जेम्स 1890। फिर बात करें ऑटिज्म जो है विद्यार्थियों 1908 में मनोचिकित्सक यूजैन ब्लैवलर ने दिया था। संवेगात्मक बुद्धि विद्यार्थियों इस शब्द का उपयोग किया था सैलोवे मेयर ने 1990 में। प्रक्षेपण विद्या देने का श्रेय जाता है सिगमंड फ्राइड को 1896 में। फिर बात करें रुचि मापन का श्रेय जाता है विद्यार्थियों विश्व में पहली बार रुचि मापन का निर्माण किया था कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। अभिवृत्ति शब्द का उपयोग किया था सबसे पहले याद रहे विद्यार्थियों एच एल थर्स्टन ने 1927 में। फिर बात करें आत्मसंप्रत्यय, माफ कीजिएगा विद्यार्थियों, आत्मसंप्रत्यय देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। तो आदत और आत्मसंप्रत्यय याद रहे विद्यार्थियों विलियम जेम्स ने दिए थे। रुचि का कार्नेगी इंस्टीट्यूट है, अभिवृत्ति का विद्यार्थियों एच एल थर्स्टन है 1927 में। फिर बात करें विद्यार्थियों संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक ने 1970 में। स्वप्रेम नार्सिसम जिसको हम विद्यार्थियों
कहते हैं, ये शब्द दिया था सिगमंड फ्राइड ने। रचनात्मक शक्ति दिया था, आपके याद रहे, हीन भावना की मनोग्रंथि के अनुसार अल्फ्रेड एडलर ने। फिर बात करें विद्यार्थियों, दमन शब्द का उपयोग भी सिगमंड फ्राइड ने किया था, बलपूर्वक बुलाने के लिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉहलर ने। आहा अनुभव भी इन्होंने दिए थे। सूक्ष्म शिक्षण का भारत में उपयोग किसने किया था? भारत में उपयोग किया था डी तिवारी ने 1967 में। फिर बात करें शब्द साहचर्य विधि की, तो ये दिया था विद्यार्थियों फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। मनोविज्ञान को लिखित रूप में बताने का श्रेय जाता है साइकोलॉजी शब्द दिया था रुडोल्फ गोल्किए ने या फिर गोइकले ने 1590 में। आहा अनुभव जो है विद्यार्थियों देने का श्रेय जाता है कॉहलर को। अधिगम के वक्र देने का श्रेय जाता है हरमन एबिंगहास को इन द ईयर 1895। फिर बात करें विद्यार्थियों स्कैफोल्डिंग, मचान, ढांचा, पाड़, आलंबन शब्द का उपयोग पहली बार तो जेरम ब्रूनर ने किया, लेकिन सिद्धांत में उपयोग लेव वाइगोस्की ने किया। जीवन दायरा, जीवन क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने किया। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के द्वारा किया गया। और अंतिम रूप से हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन देने का श्रेय जाता है आपके याद रहे जेपी गिलफोर्ड को 3D थ्योरी ऑफ लर्निंग में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ यही कहना चाहूंगा, यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया ये शानदार जानदार राजस्थान के सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य का पूरा एक कॉम्बिनेशन। इसमें एक ही किताब में सब कुछ आपको दिया गया है, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, मात्र 432 रुपए के नाम शुल्क में। अगर आप सेकंड ग्रेड माफ करना सेकंड लेवल साइंस से हैं तो आपके लिए 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट दी जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के द्वारा, मात्र और मात्र विद्यार्थियों याद रहे 249 रुपए के नाम शुल्क में। और अगर आप विद्यार्थियों याद रहे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ मेथड पढ़ना चाहते हैं तो विद्यालय विषय और शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और एसएस के मेथड भी दिए हुए, मात्र 379 रुपीज में किताब अवेलेबल है। और अगर आप साइकोलॉजी और आईसीटी पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 180 रुपए के नाम शुल्क में किताब अवेलेबल है। तो आज की इस क्लास से जो कुछ हमने सीखा है इसको आप कॉपी में उतारना ना भूलें। ऐसे ही सेशन के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय महाकाल।